नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने के कारण राज्य में राजनीतिक गरमाई हुई है और इस बीच राज्यपाल आर.एन. रवि ने कैबिनेट मंत्री के बर्खास्तगी के आदेश पर फिलहाल स्टे लगा दिया। राज्यपाल ने कहा कि अटॉर्नी जनरल से वे इस बारे में चर्चा करेंगे। बालाजी पर भ्रष्टाचार के आरोप है। ईडी नकद के बदले नौकरी देने के आरोप में बालाजी से पूछताछ कर रही है, लेकिन सवाल यहां यही है कि क्या मुख्यमंत्री के सलाह के बिना क्या राज्यपाल किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं? अब इसी पर सियासी बहस छिड़ गई है। विपक्ष केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर है, तो वही बीजेपी इस फैसले के साथ ही बचाव में जुटी हुई है। इस रिपोर्ट को देखिए। तमिलनाडु की एक सियासी घटना ने लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गुरुवार को तमिलनाडु के राज्यपाल ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से गिरफ्तार किए गए मंत्री वी सेंथिल बालाजी को मंत्री परिषद से बर्खास्त कर दिया था। राज्यपाल के इस आदेश के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा था कि सरकार इसे कानूनी रूप से चुनौती देगी। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल रवि के पास किसी मंत्री को कैबिनेट से बर्खास्त करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने मंत्री वी सेंथिल बालाजी की बर्खास्ती के आदेश को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को देर रात भेजे पत्र में राज्यपाल ने कहा कि वो इस कदम को लेकर अटॉर्नी जनरल से विचार विमर्श करेंगे और उनसे कानूनी सलाह लेंगे। लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि की इस कार्रवाई से लोकतंत्र पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। देखिए, महामहिम राष्ट्रपति को तुरंत राज्यपाल को बर्खास्त कर देना चाहिए, उनको पदच्युत कर देना चाहिए। हिंदी में इसका मतलब है पद से हटा देना चाहिए। What Supreme Court has said, especially using the police as a shield to prevent action being taken against him. So based on everything, he has taken action. So Governor's letter to Chief Minister, yesterday the first letter is very clear. Now this is not applicable to the remaining ministers. If you look at by the same logic, 99% ministers in Tamil Nadu cabinet have got some kind of a conviction against them. They have gone on appeal. Half the people was recently, Mr. Ponmudi was also given a very strong observation by the Madras High Court also. Going by their opinion, then half the 99% of cabinet of Tamil Nadu cannot be in operation. I am not getting into that. As I have said very clearly, BJP Tamil Nadu, we reserve our comment with respect to the powers of the governor on that because he has chosen to go to the Attorney General. हालांकि बीजेपी तमिलनाडु के राज्यपाल के इस फैसले को बचाव कर रही है। दरअसल गवर्नर और राज्य सरकारों के बीच सियासी संग्राम का नया दौर शुरू हो गया है। दिल्ली, पंजाब, बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु समेत विपक्षी शासित कई राज्यों में राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच टकराव की कहानी आम हो चली है। महाराष्ट्र में जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी तो राज्यपाल और उद्धव सरकार के बीच टकराव देश में खूब सुर्खियां बटोर रहा था। राज्यपाल पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाया जाता रहा है। विपक्ष का आरोप है कि राज्यपाल के जरिए केंद्र की बीजेपी सरकार विपक्ष शासित राज्यों की सरकारों को परेशान कर रही है, अपने एजेंडे चला रही है। ऐसे में सवाल तो यही है कि क्या ये परंपरा लोकतंत्र के लिए ठीक है? क्या राज्यपाल अपना संवैधानिक दायरा तोड़ रहे हैं? क्या ऐसी घटनाओं से राज्यपालों की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ रही है? ये ऐसे सवाल हैं जो देश में लोकतंत्र को कटघरे में खड़े करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। तो गवर्नर और राज्य सरकारों के बीच तनातनी का मसला कोई नया नहीं है। इससे पहले भी हम कई मामले ऐसे देख चुके हैं जब गवर्नर और राज्य सरकारों के बीच तनातनी की स्थिति रहती है। लेकिन यहां जो मामला सामने आया, वहां पर राज्यपाल ने बड़ा फैसला ले लिया, उस पर अब सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि क्या ये परंपरा लोकतंत्र के लिए ठीक है? क्या राज्यपाल अपना संवैधानिक दायरा तोड़ रहे हैं? क्या ऐसी घटनाओं से राज्यपालों की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ रही है? सवाल इस बात को लेकर भी है कि देश में लोकतंत्र को क्या कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? सवाल बहुत है जिनकी आज हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, इनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ऐसा कोई पहला मामला नहीं है। दिल्ली, पंजाब, बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु समेत विपक्ष शासित कई राज्यों में राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच टकराव की कहानी आम हो चली है। महाराष्ट्र में जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी तो राज्यपाल और उद्धव सरकार के बीच टकराव देश में खूब सुर्खियों में रहा था, खूब सुर्खियां बटोरी थी।
इससे पहले हाल ही में दिल्ली का मामला भी देखा। दिल्ली में राज्यपाल ने अपने विवेकाधिकार से तमाम फैसले ले लिए थे और उसके बाद कोर्ट ने भी खरी खरी सुनाई थी और ये कहा था कि राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। तमाम चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है और ऐसे में आपको बता दें कि महाराष्ट्र, दिल्ली की तो अलग बात है, लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो पंजाब, बंगाल और साथ ही साथ झारखंड, तमिलनाडु समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इस तरह की चीजें निकल के सामने आई है। राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच तनातनी या फिर एक दूसरे को नीचे दिखाने की जो कोशिशें हैं वो लगातार होती रही है। एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिशें हमेशा होती रही है, लेकिन ऐसे में सवाल बहुत है जिनका आज हम जवाब ढूंढेंगे। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, आपका बहुत स्वागत है। अश्वनी शाही जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर टीना करमवीर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की, आपका भी बहुत स्वागत है। संजय चक्रवर्ती जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रवक्ता है टीएमसी के, सर आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी आपके साथ करते हैं, क्योंकि देखिए ये तो कहा जा रहा है कि राज्यपाल ने ये फैसला लिया, राज्यपाल ऐसा फैसला नहीं कर सकते हैं, लेकिन संविधान क्या कहता है? राज्यपाल ने अपने फैसले के पक्ष में सफाई देते हुए कहा है कि अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता को रोकने के लिए ये कदम उठाया था। संवैधानिक तौर पर ये कितना जायज इसे कहा जा सकता है, कितना सही से कहा जा सकता है? जिस आर्टिकल 356 के बारे में आपने बात की, मैं खाली वो एक आर्टिकल नहीं है जो इस विवाद को या इस विषय को कुछ एक निर्धारित दिशा दे पाए। इसके साथ साथ हमें 2-3 और भी जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको ध्यान में लेना पड़ेगा। जहां तक 356 की बात है, मैं उसको बता देता हूं आपको कि 356 है क्या। क्योंकि जब 356 की बात करते हैं, बोल देना, अखबार में आ जाना, मीडिया में आ जाना 356 क्या है, आम आदमी उस बात को समझ नहीं पाता है। और उसको छोटा सा करके और मतलब 2-4 लाइन के अंदर अगर मैं बता पाऊं, बेसिकली 3 आर्टिकल। जी प्रदीप जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन सीधा रुक कर देते हैं अश्विनी शाही जी का। अश्विनी जी, ये कहा जा रहा है कि देखिए लोकतंत्र को धता बताने की कोशिश राज्यपाल की तरफ से यहाँ पर भी की गई है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पर राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़े हो चुके हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, वहां पर अक्सर तनातनी देखने के लिए मिलती है सरकार और गवर्नर के बीच। देखिए, सरकार और गवर्नर की तनातनी हमेशा से देखने को मिली है। कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद और उसकी उसके द्वारा गैर शासित, जो गैर भाजपा शासित है, उसी में नहीं मिल रहा है। 356 का दुरुपयोग करके कितने सरकारों को, सैकड़ों सरकारों को कांग्रेस ने गिराया है, ये इतिहास में दर्ज है। कोई हमें कहने की बात नहीं है, सब उसके जो है तथ्य मौजूद हैं और सबूत मौजूद हैं। इस देश में बहुत आप भी उसी राह पर आप भी चल रहे हैं क्या? नहीं, देखिए उस राह पर चलने में कोई, मान लीजिए कि किसी ने अगर किया, मान लीजिए हम चल ही रहे हैं, तो उस राह पर चलने में क्या है? राजनीतिक दल है, अगर मान लीजिए राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल ने कुछ किया है तो बगैर संवैधानिक दायरे के कुछ नहीं किया होगा। अटॉर्नी जनरल की सलाह लेंगे, अगर सही होगा, पहले फैसला ले लिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है, फिर से रोल बैक कर लिया जाता है। नेहा जी, देखिए यहाँ पर अगर कोई भी इस तरीके से, आम आदमी पार्टी के देखिए अभी 6 महीने तक किस तरीके से वहां पर वो खा रहे थे, उन्होंने क्यों हटाया? जेल में एक मंत्री मसाज करा रहा था और किस तरीके से फ्रूट सलाद खा रहा था, और जैसे ही सारी चीजें मंत्री पद से हटाया गया, उनका स्वास्थ्य गिर गया और अस्पताल में चले गए। ये स्थिति आ गई। तो सबूतों और गवाहों को मैं सेंथिल बालाजी वाले मामले में बात कर रही हूँ। नेहा जी, उसी पे आइए ना, उसी पे आइए, फिर आते हैं उस मसले पर भी। उन्हें उसी पर नहीं आना, वो उसी से मिला हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मामले सर मिले हुए हैं। फिर तो महाराष्ट्र का भी मामला मिला हुआ है, महाराष्ट्र का भी मामला मिला हुआ है सर, उसके साथ साथ नहीं,
हमको अगर तमिलनाडु में बांध कर रखना चाहती हैं तो सबको जो पैनलिस्ट है तमिलनाडु से बाहर न निकलने दीजिएगा, लेकिन उसका क्योंकि तथ्य अगर दिए जाते हैं तो उदाहरण भी दिए जाते हैं, और उदाहरण ये एक गणित का फार्मूला है, माना कि ए बराबर बी होता है, ऐसे कहाँ होता है, ए बराबर बी होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है हमको देना पड़ेगा तथ्य कि जो महामहिम राज्यपाल ने कहा है कि एक ऐसे आर्थिक अपराधी को जिसने नौकरी के बदले नगद लिया है, वो नगद लेकर अगर बाहर मंत्री पद पर रहेगा तो गवाहों को गड़बड़ करेगा, तो फिर फैसला वापस क्यों ले लिया गया ना? अगर बर्खास्त कर दिया गया था तो रहने दिया जाता। वापस नहीं लिया गया, स्टे लिया गया है कि अभी स्थगित किया जाता है और इस पर अटॉर्नी जनरल की राय ली जाएगी। महामहिम राज्यपाल राय लेंगे। अगर उन लोगों ने जो उनके कानून के सलाहकार उनके हैं उन्होंने सलाह दिया तो वो बर्खास्त रहेंगे, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो मंत्री बने रहेंगे। कोई ऐसी चीज मैं अभी भी कह रहा हूँ, कहीं फैसला वापस नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित किया गया। लेकिन कहा जाता है कि राज्यपाल बर्खास्तगी का फैसला बिना कैबिनेट की सिफारिश के नहीं कर सकते। नहीं, एक और नियम है, हो सकता है प्रदीप जी उस पर बताएं। हाँ। कि महामहिम राष्ट्रपति जी को के पास इसकी सूचना भेज सकते हैं, बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकते हैं, ये अधिकार है उनके पास। लेकिन मुख्यमंत्री जी के सलाह के आधार पर ही उनको कुछ ये मंत्रिमंडल के किसी को उसको जो जनरल एक हम लोग जानते हैं। तो मुख्यमंत्री से सलाह ली गई थी क्या? जी, मुख्यमंत्री से सलाह ली गई थी क्या? नहीं, मुख्यमंत्री से सलाह नहीं ली गई थी। दिल्ली में तो देखिए ना राज्यपाल से क्या सलाह हो रही है, किस तरीके से आधा राज्य है दिल्ली का, किस तरीके से कि संवैधानिक तौर पर ही फैसला लिया गया। इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि इसके अंदर भी बहुत सारे कॉजेस है सर, इसको समझना होगा। ठीक है, ठीक है, स्थगन भी उसी संवैधानिक चर्चा के लिए किया गया है। ठीक है। टीना जी तो कह रहे हैं देखिए, हम तो अगर गवर्नर कोई फैसला लेते हैं तो वो तो संवैधानिक दायरे में रह के ही लेते हैं, और गवर्नर और राज्य सरकारों के बीच जो तनातनी है आज की नहीं है, आपकी ही परिपाटी है, आपने ही सिखाई है, उसी पे आगे चला जा रहा है, और उसमें गलत भी क्या है? देखिए, ये सिर्फ तमिलनाडु या झारखंड की बात नहीं है, ये पूरे देश में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें नहीं है वहां पर जो गवर्नर अपॉइंट किए, क्योंकि गवर्नर जो है वो जनता नहीं तय करती है, जनता नहीं चुनती है, तो जहाँ जहाँ भाजपा ने अपॉइंट किए वो ऐसा ही कार्य कर रहे हैं। आप चाहे हेमंत सोरेन सरकार की लगा लीजिए, बात कर लीजिए, या फिर अभी मैं स्टालिन सरकार की बात कर लेती हूँ। देखिए, अभी जो प्रदीप शर्मा जी भी बता रहे थे कि 356 को मैं कंप्लीट कर देती हूँ कि वहाँ कोई आपातकालीन उपबंध है ये 356। जब कोई स्थिति संवैधानिक तंत्र जब खतरे में हो तब आप लगा सकते हैं, लेकिन शायद गवर्नर साहब जो है वो धारा आर्टिकल 164 भूल गए। 164 में तो उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं था कि उन्होंने ऐसा किया। गवर्नर जो है वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मैंने मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई तो मैं ही मुख्यमंत्री बन गया हूँ। कहीं उनको एक गलतफहमी है, जो कि मुझे महामहिम के खिलाफ ऐसा कोई शब्द नहीं, वो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महामहिम को एक बार ऐसा सोचना चाहिए था कि इस तरीके से जो हम बीजेपी की धारा पर चल रहे हैं, इस तरीके की अगर निर्णय लेंगे तो आगे चलकर हम लोगों को ही नुकसान होगा। देखिए, हमारा कोई नुकसान नहीं है, अगर वो बर्खास्त करते हम तो कोर्ट में जाकर जाएंगे ही। स्टालिन साहब ने कहा है कि हम इस लड़ाई को जो है संवैधानिक रूप से कोर्ट से लड़ेंगे, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो कोर्ट से जीत कर भी आ जाएंगे। लेकिन सवाल जो है वो इनके ऊपर उठता है कि जहाँ जहाँ भाजपा ने गवर्नर जो नियुक्त किए वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। ये तो राजनीतिक उत्पीड़न, खड़गे साहब साफ तौर पर कह रहे हैं राजनीतिक उत्पीड़न है कि जहाँ इनकी नहीं चलती वहाँ ईडी सीबीआई आपसे ही सीखा है। वो तो कह रहे हैं आपसे सीखा है, अगर सीखा भी है तो क्या गलत है? आप भी ऐसे ही करते आए थे। हमने तो इतने अच्छे काम किए, हमसे तो बहुत कुछ सीख सकते थे। मणिपुर जैसे हालात नहीं होते इस देश में, बालासोर जैसी भागलपुर के दंगे हम लोगों ने भी देखे थे। हमसे सीखते तो पता नहीं आप क्या होते। आज जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, मेट्रो, ये सब शीला दीक्षित के समय चलाई गई है। आज मुख्य प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने तो बहुत कुछ किया। आप लोगों ने तो एक ईंट भी रखी है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उससे भी ईंट पे भी कांग्रेस की जगह आपने अपना नाम छपवाने की कोशिश की है, ये आपने किया है। और यही देशों के अंदर जो है, देश के अंदर जो है गवर्नर कर रहे हैं, जबकि गवर्नर एक गरिमा में एक पद होता है, उनका काम होता है, उनका अपना काम होता है, ना कि बीजेपी का एजेंडा चलाना उनका काम है। ये बीजेपी का एजेंडा जो है अमित शाह जी और मोदी जी अच्छा चला रहे हैं, इनके प्रवक्ता चला रहे हैं, गवर्नर को बीच में आने की क्या जरूरत है? ठीक है, प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। प्रदीप जी, अनुच्छेद 356 समझा रहे थे, जल्दी से प्रदीप जी।
बताना चाह रहा था आपको कि अगर आर्टिकल 356 को हम उसका क्रक्स देख लें अगर जो, तो वो ये कहता है बेसिकली कि वो जो वाइड पावर्स की बात करता है वो यूनियन गवर्नमेंट को कहता है। तो जो गवर्नमेंट, अगर यूनियन गवर्नमेंट एजर्ट कर सकती है पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, अगर उनको ये लगे कि कोई सिविल वार की सिचुएशन हो गई है, अनरेस्ट हो गया है किसी स्टेट के अंदर, तो स्टेट गवर्नमेंट डजंट हैव एनी मीन्स टू डू इट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट की हाथ से अगर बात जाती नजर आने लगे, अनरेस्ट हो जाए किसी तरह का, तो 356 तो उसकी बात करता है। जहां तक की बात है आज के हमारे टॉपिक की, जो तमिलनाडु के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमें ये देखना काफी जरूरी है कि गवर्नर की पावर्स क्या है। गवर्नर की पावर्स को हम 163 आर्टिकल अनुच्छेद 163 से लेके 164 के अंदर हम बात करते हैं। देखिए फंक्शन क्या है, बेसिकली गवर्नर अपॉइंटी होता है प्रेसिडेंट का। ये रिप्रेजेंट गवर्नर रिप्रेजेंट, ही और शी रिप्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। जब आप उनकी बात करेंगे तो आपके पास पावर्स हैं 163 की। अगर बात करें 64 में, सबसे पहले 64 में क्या है, एक के बाद अब फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट की बात आती है। उसमें उनका रोल, अहम रोल है गवर्नर का, क्योंकि जो भी पार्टी मेजोरिटी में आएगी उसको फिर वो उसके प्रतिनिधि को जो पार्टी नाम देगी कि वो उसको फिर वो चीफ मिनिस्टर की ओथ दिलाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है। जब एक बार चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गवर्नर ने, उसके बाद चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए देंगे गवर्नर को कि हमारे ये मिनिस्टर, ये नाम है, ये इन पोर्टफोलियोज के साथ हम उनको अपॉइंट करना चाहते हैं एज मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नर को कंसल्ट किया मुख्यमंत्री ने। तो गवर्नर का जो फंक्शन 164 के अंदर दिया हुआ है, आर्टिकल के अंदर 164 प्रिसाइजली सबसेक्शन 1 के अंदर, कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर के साथ सलाह मशवरा करके फिर वो एक्ट करेंगे इसके ऊपर। अब देखिए उनके पास बट अदरवाइज कुछ और पावर्स हैं। चीफ मिनिस्टर के साथ सलाह मशवरा करके ही किसी कैबिनेट के मिनिस्टर को बर्खास्त किया जा सकता है, यही है ना? बर्खास्तगी की बात अभी नहीं है, मैंने रिमूवल की बात की है। तो यहाँ तो बर्खास्तगी हो गई। क्या ये बताइए प्रदीप जी, क्या राज्यपाल बर्खास्तगी का फैसला बिना कैबिनेट की सिफारिश के कर सकता है, या बिना चीफ मिनिस्टर के बातचीत किए, सलाह मशवरा किए कर सकता है क्या? देखिए खाली मैंने इसीलिए आपको 356 सबसे पहले बता दिया। अगर स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट का भी रोल आता है, क्योंकि प्रेसिडेंट को अगर यूनियन ऑफ इंडिया को लगता है कि कहीं वहां पर है, खाली एक पर्टिकुलर चीज को आप लेकर नहीं कह सकते, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जहां तक मेरी नॉलेज है, मोर देन 50% 60% जो इनके इलेक्टेड जो लेजिस्लेचर्स हैं, जो मंत्री हैं, उनके ऊपर कोई केस चल रहे हैं, सजा हो गई है, इस तरह से। जब लॉ ये कहता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट को 356, जैसे मैंने बताया आपको, यूनियन गवर्नमेंट को बताता है कि भाई ऐसे ऐसे वहां पर अनरेस्ट हो रहा है, अगर सबके सब लोग खराब हों, तो मेरे ख्याल में इसीलिए 356 का उपयोग उन्होंने, इसमें वर्ड है विवेकानुसार। उनको गवर्नर को अपने चीफ मिनिस्टर से तो डिस्कस करना ही पड़ेगा, लेकिन वो अपना विवेक का भी इस्तेमाल करेंगे। द सिचुएशन ऑफ द सिनेरियो, उस जगह पर क्या स्थिति है। तो इन सब बातों को देखते हुए अगर गवर्नर को हो पाए तो वो चीफ मिनिस्टर को रिकमेंड भी कर सकते हैं कि आप, ये आदमी ठीक नहीं है स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए, तो इसलिए इनको, पर उसमें भी उनको चीफ मिनिस्टर। लेकिन प्रदीप जी ये बताइए, जो फैसला लिया गया राज्यपाल की तरफ से, क्या ये संविधान के दायरे में रहकर लिया गया है क्या? नेहा जी, अभी तो वो ऑन होल्ड रख दिया है। तो ऑन होल्ड, अगर सपोज कीजिए किसी कारण से अगर उन्होंने एक फैसला ले लिया और उसको टाइम बिंग ऑन होल्ड कर दिया, तो इट इज नॉट ऑपरेशनल। अभी उन्होंने ये कहा है कि अभी मैं, जो मेरा ऑर्डर है वो उसको ऑन होल्ड रखा हुआ है। आई विल कंसल्ट माई एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल से मैं
इसके बारे में विचार करूंगा। वो मुझे जब ऐसा सलाह ऐसा देंगे- फैसला राज्यपाल की तरफ से लिया जा सकता है क्या? मैं ये पूछ रही हूँ। ऑन होल्ड रख दिया वो एक अलग चीज है, लेकिन ये फैसला लिया जा सकता है क्या राज्यपाल की तरफ से? ये संविधान के दायरे में है क्या? मैंने बताया ना आपको कि उसमें 163 1 में, 2 में, 3 में, ये 3 सब सेक्शन की बात कर रहा हूँ, 1, 2, 3 में, उसमें ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल अपने विवेक अनुसार एक्ट करेगा। अगर उनको लगता है कि मैं ये इसके ऊपर मुझे कोई एक्ट करना चाहिए, और वो अगर अपने हेड ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी को, स्टेट की जो हेड सबसे बड़े अफसर है वहां पर, जो लॉ ऑफिसर है, एडवोकेट जनरल, अगर उनको कंसल्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बुरा गलत तब होगा जब उन्होंने एक फैसला ले लिया और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखी जाए। उनको लगा कि एक उन्होंने फैसला लिया, उसके बाद उनको लगा होगा कि मुझे नहीं, शायद इसमें कोई गलती ना हो जाए, तो उन्होंने फिर एडवोकेट जनरल से कंसल्ट करने के लिए अपना टाइम ले लिया थोड़ा। तो अल्टीमेटली रिजल्ट तो जब एडवोकेट जनरल कुछ उनको सलाह देंगे, उसके बाद अगर जब वो रिएक्ट करेंगे, आज की डेट में, क्योंकि वो पहला ऑर्डर भी ऑपरेशनल तो है नहीं। ठीक है संजय जी, सवाल इस बात को लेकर भी है, आखिर क्या वजह इसके पीछे मानते हैं कि जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहीं पर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जहां राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच में तनातनी हो, दिक्कतें हो, बार बार ये आरोप लग रहे हो कि स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दे रहे हैं राज्यपाल? मैं पहले व्यक्तिगत रूप से अश्विनी शाही जी को, उनकी माता जी का जो लिए मैं नमन करता हूँ। मुझे अफसोस है उसके लिए। कई बात आप बातें राजनीतिक बात करते हैं। अगर हम लोगों ने जितना झेला है राज्यपाल जी को, तो हम लोग झेला इसको शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितना परेशान हम लोग लड़ते रहे राज्यपाल से, उतना हम लोग ध्यान अपने जनता के लिए लगा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि कोई भी फैसला अगर हम लोग लेते थे, राज्यपाल जी पहले ही आ जाते थे, और अभी भी हो रहा है ये लगातार, तो हम लोग से बेहतर ये बात तो कौन जान सकता है। रही बात की 356 अनुच्छेद 356 का उपयोग करके आप बिना किसी चीफ मिनिस्टर को जब आप शपथ दिला चुके हैं, तो उनके पास ये विशेष अधिकार होता है कि उस मंत्री को हटाए। उनसे राय लेनी चाहिए थे, लेकिन वो राय लिया नहीं गया, उनको उनके साथ सलाह मशवरा नहीं किए। ये कोई बच्चों वाला गेम नहीं है कि आपने अभी बर्खास्त कर दिया और फिर उसके बाद देश को होल्ड पे रख दिया। ये कोई छोटे बच्चों का गेम थोड़ी ना है। ये तो पूरे देश चला जाएगा, देश के पूरा मैसेज चला जाएगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। इतनी जल्दबाजी क्या थी? इतना जल्दबाजी का फैसला क्यों लिया गया, किस लिए लिया गया? ये एक शोध का विषय है कि आखिर राज्यपाल को इतनी जल्दबाजी करे। अगर मंत्री जी ने कोई ऐसा भ्रष्टाचार किया था, तो आपके पास पुलिस था, सीबीआई थी, ईडी था, कुछ भी आप उनके पीछे जांच करवा लेते। आपको बर्खास्त करने का अधिकार दिया किसने? आप बिना मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा किए आपको ये अधिकार दिया किसने? ये चीज एक शोध का विषय है कि आखिर ये एक जिद्दी बच्चों की तरह जो है, उन्होंने पहले बर्खास्त कर दिया, उसके बाद और उसके बाद लगा कि क्या जल्दबाजी में फैसला ले लिया गया, इसलिए उसे ऑन होल्ड रख दिया गया। ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे और समझेंगे 130 यानी कि 163 अनुच्छेद क्या है, इस बारे में भी बहुत डिटेल से समझने की हम कोशिश करेंगे। संजय जी ने जो कहा और हमने भी सुना, संजय जी को याद होगा, हमें रमेश भंडारी भी याद आते हैं कि जिन्होंने किस तरीके से जो है जगदम्बिका पाल जी को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी थी, वो भी दिन याद आते हैं। बिल्कुल हमारे बीच में इंदिरा जी नहीं रही, वो भी याद आती हैं। 50 से 60 बार उनके ऊपर 356 का दुरुपयोग करने का आरोप लग चुका है और किया है उन्होंने। बाबरी मस्जिद कांड अयोध्या में होता है, उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त कर दी जाती है, लेकिन हिमाचल और राजस्थान की भी सरकार बर्खास्त कर दी जाती है। क्या दोष था? कौन सा संविधान की रक्षा की गई थी उस समय? नेहरू जी की सरकार बनती है आजादी के बाद और केरल में एक वामपंथी सरकार बनती है, तो नेहरू जी को पसंद नहीं रहती है नेहा जी, वो बर्खास्त कर दी जाती है तुरंत। एनटी रामाराव की सरकार बर्खास्त कर दी जाती है, करुणानिधि जी की सरकार बर्खास्त कर दी जाती है। तो क्या उस समय संवैधानिक बातें हो रही थी? आज विपक्ष के लोग जो चीज याद दिला रहे हैं वो खुद याद करें कि जहां से वो लोग निकल के आए हैं और आज पढ़ रहा है तो दर्द हो रहा है। वो आज अभी स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि कोई बच्चों का खेल नहीं है। सही बात संजय जी ने कहा, मैं मानता हूं, मगर एक अपराधी जो नौकरी के बदले में रुपया लेते हुए अरेस्ट हो चुका है, वो भी हाईकोर्ट के आदेश पर, उसको मुख्यमंत्री किस तरीके से मंत्री बनाकर रखते हैं?
मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की बात करनी चाहिए। महामहिम राज्यपाल ने अगर संज्ञान ले लिया, उस पर बवाल हो रहा है, यानी कि सारे भ्रष्ट और बेईमानों को मंत्री बनाकर रखिए। केजरीवाल जी रखें, वो रखें, बिहार में रखा गया, बहुत जगह रखा गया है। जिन पर आरोप सिद्ध हो चुके हैं वो तो जेल के अंदर हैं, लेकिन इनकी जांच चल रही है, जांच तक हटा देते। मैं मानता हूं कि ये बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। महामहिम राज्यपाल जी ने हाईकोर्ट के आदेश की एक तरह से अवपालना की। हाईकोर्ट के आदेश पर उनकी गिरफ्तारी हुई है, ईडी की जांच हो रही है। लेकिन चलिए, फिर भी उन्होंने अपने आप को सहेजा, सचेता कि हम अटॉर्नी जनरल से राय ले लेते हैं, तब तक अपना फैसला ठीक है टीना जी, देखिए ये तो साफ तौर पे कह रहे हैं संवैधानिक दायरे को तोड़ना ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये पुरानी परंपरा है जो आपके वक्त पे भी होती आई है। देखिए, इनके वक्तव्य से साफ स्पष्ट हो रहा है कि ये द्वेष की राजनीति करना जान रहे हैं, ये द्वेष की राजनीति कर रहे हैं। ये तो प्रेम की राजनीति जो पहले किया उसका द्वेष जो है, बदला जो है वो अब लेना चाह रहे हैं। खैर, अब आप सरकार में है, केंद्र में बैठी सरकार आपकी है, तो आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ब्रजभूषण पर भी बहुत सारे इल्जाम लगे थे, उनको तो आपने कहीं इस्तीफा नहीं लिया, उनसे तो बार बार डिमांड भी यही थी। जो खिलाड़ी थी, महिला खिलाड़ी, वो तो मांग ही यही कर रही थी। आपने उनसे तो, ब्रजभूषण जी से तो नहीं लिया इस्तीफा। खैर, उसको भी जाने दीजिए। आप जहां जहां आपकी सरकारें हैं वो कैसा काम कर रही हैं, आप वो बता दीजिए। अच्छा, जो आपने किया, सीबीआई आपके पास ही है, ईडी सीबीआई तो आप जेब में लेकर चलते हैं, तो आपको इंक्वायरी पे भरोसा क्यों नहीं था? आप जो कर रहे हैं ये साफ तौर पर दिख रहा है द्वेष की राजनीति। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, जैसे ही विपक्षी एकता जब एकजुट हुई है, तब से भाजपा के हेडक्वार्टर में खलबली मच गई है। ये लोग सोच रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय पे बैठे बैठे कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, क्योंकि अब इनकी जो है सरकार जाने वाली है। पूरे देश से ही, साउथ से तो चली गई है, लेकिन साउथ में जो चाहे स्टालिन जी हो या फिर अगर झारखंड सरकार की हेमंत सोरेन की बात करो, लीडर नेता है, ना डरेंगे। मैंने पहले कहा डरेंगे नहीं, वो लीडर नेता है, वो इनको उल्टा जवाब देंगे। और जिस तरीके से ये भले ही इस तरीके की राजनीति की इतिहास में ऐसा हुआ वैसा हुआ, आज की बात देखिए अश्विनी जी, सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं, कह रहे हैं द्वेष की राजनीति कर रहे हैं आप लोग। मैं संजय जी एक सेकंड आ रही हूँ, और सवाल इस बात को लेकर भी अश्विनी जी कि क्या इस तरह की बातें करके कि देखिए आपकी सरकार में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार में क्या हुआ था, ऐसे टाइम में क्या हुआ था, वैसे टाइम में क्या हुआ था, इसके टाइम में क्या हुआ था, उसके टाइम में क्या हो, ये तमाम बातें करके क्या राज्यपालों के विश्वसनीयता को कम करने का काम नहीं कर रहे आप लोग? बताइए। देखिए, 100 बार से ऊपर, मैंने कहा लगभग 90 से 100 बार के अंदर हुआ है, और 2-4 बार अगर इधर हो गया है तो हम ये विद्वेष की राजनीति नहीं होती है। और कांग्रेस की प्रवक्ता ने 2 बातें प्रमुख रूप से कही, एक पहलवानों का मुद्दा कहा इन्होंने, एक ईडी सीबीआई का मुद्दा। मैं इस पर जवाब देना चाहूंगा। पहलवानों का मुद्दा एक्सपोज हो चुका है। 1 मिनट बोलने दीजिए, 1 सेकंड के लिए। सत्यपाल मलिक की भी चर्चा कर लेते हैं। सत्यपाल मलिक जी ने भी, मैं सबकी चर्चा कर लेता हूँ। अब आपको और याद आ जाएगा तो बाद में जोड़ लीजिएगा, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। टीना जी सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी, अब आप कुछ उनके बारे में, टीना जी जवाब तो सुन लीजिए, टीना जी जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, आपने पहलवानों की बात की, आरोप लगे, सब कुछ हुआ, पूरे देश के सामने आ गया कि किस तरीके से कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित वो आंदोलन था, और जो हमारी बेटियां बैठी थी किस तरीके से बरगलाकर वहां पर बैठाया गया था, सारा एक्सपोज हो गया, सारी चीजें एक्सपोज। मैं आ रहा हूँ, सब पर आ रहा हूँ। अब ये अचानक अभी एक खत्म नहीं हुआ, मतलब इतनी अकुलाहट नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, आप लोग तो मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं, तो थोड़ा सा नफरत क्यों बांट रहे हैं? थोड़ा सा मोहब्बत की दुकान चलने दीजिए, बंद ना करिए। देखिए, उसके बाद दूसरी बात ये हो गया कि एक तो मैंने कहा एक्सपोज हो गया, दूसरा ईडी सीबीआई की बात की इन्होंने। 14 दलों के लोग, 15 दलों के लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है हम लोगों के ऊपर। सुप्रीम तमाचा पड़ा कि संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, ये लोग वापस आ गए, लेकिन अभी बेशर्मी वैसे ही है। राज्यपालों की विश्वसनीयता कम करने का काम नहीं कर रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, एक मिनट, कहते हैं कि देखिए उनकी सरकार में भी ऐसा हुआ था, इनकी सर आपको पूर्ण बहुमत से लेके आए, आपको बहुत उम्मीदों से लेके आए, कम से कम ये तो कह नहीं सकते आप कि देखिए उनकी सरकारों में ऐसा हुआ था तो हम भी ऐसा करेंगे। फिर आप में और उनमें अंतर क्या रह गया? अंतर की कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा कि महामहिम राज्यपाल ने अगर एक आरोपी जो जेल में है वो भी हाईकोर्ट के आदेश पर उसको बर्खास्त किया, हो सकता है कि संवैधानिक कोई त्रुटि समझ में आई हो तो स्थगित कर लिया गया, और अभी अटॉर्नी जनरल की सलाह लेकर उसको
या तो उसको जारी रखा जाएगा, फिर कानूनी लड़ाई होगी, या उसको समाप्त किया जाएगा। ठीक है, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी, सवाल इस बात को लेकर भी है, अब क्या राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं या उस पर काम कर रहे हैं? क्योंकि लगातार आप लोग तो देखिए इसी तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं शरण जी के एक बात का जवाब दे देता हूँ कि मुजरिम और मुलजिम दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। आरोप लगना और आरोप सिद्ध होना, इनमें बहुत बड़ा फर्क होता है। आरोप लगा तो कोई भी सकता है, किसी को भी जेल में डाला जा सकता है। और आप दो तरह के दो स्टैंड क्यों ले रहे हैं? अगर ब्रिजभूषण पे भी तो आरोप लगा था ना, तो उसको भी उठा के जेल में डाल देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना उनके ऊपर FIR करने के लिए, तो उनको भी जेल में डाल देना चाहिए। तो उनको किनारे कर दिया कि उनके ऊपर केवल जांच करने लगे, बाकी दूसरों पे जैसे दूसरी सरकारों पे ऐसा कुछ होता है उसको उठा करके जेल में डाल देते हैं, आरोप लगा करके उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। तो डबल स्टैंडर्ड गेम क्यों? और राज्यपाल की अगर विश्वसनीयता आप महाराष्ट्र में आप देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, राज्यपाल को तो चाहिए था तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था, ये केंद्र सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए था। लेकिन न इस्तीफा हुआ न बर्खास्त हुआ। ठीक वैसे ही जैसे आज तक किसी भी मंत्री को किसी भी कांड के लिए बर्खास्त नहीं किया गया। यहाँ तक कि अभी लेकिन यहाँ पे तो राज्यपाल ने जो पत्र लिखा है उसमें ये कहा है कि देखिए अगर ये अपनी नौकरी में रहते या अपने पद पर बने रहते तो ये जांच को प्रभावित कर सकते थे, इसलिए ये फैसला लिया गया। इसके पीछे भी ये वजह है। फिर वापस क्यों किया? वापस नहीं कह रहे, होल्ड पे रखा है अभी तो। ये तो जिद्दी बच्चों वाली बात है, नादानी वाली बात है। या तो ऊपर से दबाव आया हुआ है कि अभी रुक जाओ। तो आपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। मतलब राज्य सरकारें जो अपना करे वो करते रहे, गवर्नर अपने विवेकाधिकार से कोई फैसला ना ले। देख लिए, पहली बात तो ये है क्या गवर्नर को नियुक्त किसने किया है? राष्ट्रपति जी ने किया है। राष्ट्रपति जी से सलाह मशवरा हुई थी, अटॉर्नी जनरल से सलाह मशवरा हुई थी, तो उन्होंने किस विवेक के आधार पर उनको जो है बर्खास्त कर दिया, और बर्खास्त कर दिया तो फिर उसको वापस क्यों लिया? दोनों ही कारण हैं। ये दोनों, ये इस तरीके से जिद नहीं चलेगा कि आप एक जिद्दी बच्चे की तरह एक जो है आप अपने मनमानी फैसले ले, इसे तुगलकी फैसला कहते हैं। इस तरह के देखो कि आज दिल्ली नहीं होगा, आज तुगलकाबाद होगा, आज नहीं पाओ ये नहीं तो ये हो जाएगा। आप इस तरीके से तुगलकी फैसले मत लीजिए। आपकी विश्वसनीयता घट रही है, लगातार घट रही है, और यही वजह है कि 2018 में जहां आप 75% में थे, आप 44% में आ गए हैं। आप सिंपल वे से आपकी अपनी विश्वसनीयता को बरकरार ठीक है, विवेकाधिकार को भी समझ लेते हैं। प्रदीप जी भी हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, समझाएंगे। अनुच्छेद 163, प्रदीप जी, अनुच्छेद 163 उपधारा 2 कहता है कि राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं। ऐसे में क्या गवर्नर के निर्णय को अदालत में चुनौती दी जा सकती है क्या? नेहा जी, 163(2) से पहले 163(1) जानना जरूरी है। बिकॉज क्या होता है कि स्टेप वाइज होते हैं और एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। हाँ। जब तक हम 1 को नहीं समझेंगे 2 मतलब वो आधी बात हो जाएगी, उसको हम ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। जो 163 आर्टिकल 163 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो गवर्नर को कुछ मामलों में अपने विवेक के अनुसार काम करने की फ्रीडम देता है। ठीक है, ये 163(1) में लिखा हुआ है। और वो बातें कॉन्स्टिट्यूशनल हो या मतलब गवर्नर से अपेक्षित है कि वो कौन सी वो अपने चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट करके फिर उस पर एक्ट करे। लेकिन 163 को अगर आप फर्स्ट सेंटेंस ही पढ़ लेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल कुछ मामलों में विवेक के हिसाब से काम कर सकता है, उनके पास ये आजादी है। अब कोई एक एक्शन ले लिया, अभी मैं सुन रहा था, उन्होंने बताया कि किसी भी आदमी के ऊपर ये अभी डिफरेंट जो ऐसे कुछ लोगों के, कुछ पॉलिटिशियंस के नाम लिए गए जिसके अंदर जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ठीक है, आपको एक बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट तक चिदम्बरम जी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि 3 कंडीशंस होती है अगर किसी अपराधी को, जो अपराधी तो नहीं कहूंगा मैं,
जो अंडर ट्रायल है, जिसकी ट्रायल चल रही है, केस रजिस्टर हो गया, FIR रजिस्टर हो गई, लेकिन कस्टडी में है फॉर एग्जाम्पल, किसी आदमी के ऊपर जब ट्रायल चल रही होती है तो उनको 3 चीजें उसके मुख्यतः उसमें देखी जाती है। एक, कि वो अपराधी, वो अंडर ट्रायल देश छोड़ के भाग न जाए। ये चिदम्बरम की जजमेंट अभी लेटेस्ट ईडी के खिलाफ जो केस चला था पीछे, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी एक लैंडमार्क जजमेंट दी है। दूसरी बात उसमें ये देखी जाती है कि क्या वो आदमी किसी तरह से एविडेंस को टेम्पर तो नहीं कर सकता है, और तीसरा उसमें ये है कि क्या वो विटनेसेस को इन्फ्लुएंस ना कर सके। ये 3 बातों को देखते हुए इसके अंदर किसी भी आदमी को बेल ग्रांट करती है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। हालांकि ये भी कहा है द कॉन्सेप्ट शुड बी बेल नॉट जेल यूजुअली, लेकिन उसके साथ साथ अब लेटेस्ट, क्योंकि हम लोग लेटेस्ट जजमेंट के आधार के ऊपर आगे चलते हैं, गवर्नर साहब का जो मेरे पास, जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी है, जो आर्टिकल्स पढ़े हैं, जितनी मैंने सुना है मीडिया से, उससे ये पता चला है कि उन्होंने ये कहा है, क्योंकि मैंने इसीलिए आपको बोला 163 का फर्स्ट पार्ट सुनना, पढ़ना, समझना जरूरी है, क्योंकि उसमें गवर्नर के विवेक की बात बोली गई है। फ्रीडम है उसके पास, गवर्नर के पास, लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए किसी आदमी पे, जैसा इनके ऊपर ईडी की रेड हुई, गवर्नर का कहना ये है कि अगर इस जो मंत्री भी हैं, अगर ये पद पे बने रहे तो ये अपने पद का दुरुपयोग कर ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं विटनेसेस को भी, ये एविडेंस से भी टेम्पर कर सकते हैं, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए हो सकता है उन्होंने कहा होगा कि अगर इनको अगर अपने पद पे से हटा दिया जाए तो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा उनके लिए कि वो इतना इजीली इन सबको कर सकते, तो शायद ये एक रहा। अब आते हैं सबसेक्शन 2 में कि क्या गवर्नर के एक्शन को सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज करा जा सकता है, क्योंकि गवर्नर के ऊपर एक शील्ड है। आप उनके खिलाफ, कोई भी उनके डिसीजन के खिलाफ, उनके खिलाफ कोई कानूनी, संविधान में ऐसी कोई पावर नहीं है कि उनके ऊपर एक्ट कर सके। अगर गवर्नर कुछ गलत भी कर देता है तो उसके ऊपर यू कैन नॉट मूव जुडिशियली अगेंस्ट हिम। आप उस जजमेंट को तो सेट असाइड कर सकते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, लेकिन जजमेंट जो एक्ट उन्होंने कर दिया उसके ऊपर इस तरह से कोई भी बार नहीं है। उन्होंने एक एक्शन ले लिया, महाराष्ट्र का आपके पास सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सर, ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं क्या, गवर्नर के फैसले को चुनौती दे सकते हैं क्या? कोई भी जजमेंट अगर है, अभी आप महाराष्ट्र का लेटेस्ट जजमेंट आपकी नजरों में है, उसमें भी कोर्ट ने ये कहा कि शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे, वो जो उद्धव ठाकरे जी हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनली अगर वो इस्तीफा ना देते तो शायद उनकी सीट को बरकरार कर देते, लेकिन क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो कॉन्स्टिट्यूशनली कोर्ट उसको नहीं कर सकता हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो गवर्नर का फैसला सही था या गलत था। ये लेटेस्ट अभी जजमेंट आपके सुप्रीम कोर्ट के सामने। नहीं, चुनौती दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती सर, ये थोड़ा सा समझा दीजिए। आप उनके ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं हायर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसमें गलत या ठीक किया गवर्नर के ऊपर एक्ट नहीं होगा, गवर्नर के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है टीना जी, गवर्नर के ऊपर आप चैलेंज नहीं कर सकते, जो उनका ऑर्डर है उस पे चैलेंज किया जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के जब मामले आते हैं तो उसको कोर्ट तक भी पहुंचाना चाहिए? क्योंकि ये 1-2 मामले नहीं है, जहां पे बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां पे इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जी देखिए, राजनीति में जैसे मैंने पहले कहा कि इस तरीके से द्वेष की भावना लेकर नहीं काम करना चाहिए, और जिस तरीके से मैंने कहा कि गवर्नर जो है बीजेपी का एजेंडा। टीना जी माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ मैं यहाँ पे आपको। टीना जी माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ। टीना जी 1 सेकंड में रोक रही हूँ आपको यहाँ पर। मैंने जैसे पहले कहा कि देखिए झारखंड के अंदर भी जिस तरीके से गवर्नर ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बीजेपी का एजेंडा चलाने के बजाय जो जनता के हित में उनको काम करनी चाहिए, क्योंकि आप जनता के प्रति दायित्व रखते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, चैलेंज के लिए कहा किस तरीके से चैलेंज किया गया है। देखिए, जहां मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि चाहे कोई गवर्नर हो, कोई भी राजनीतिक पद हो या राजनीतिक पद से नहीं है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी जो है वो जनता के प्रति है। लोग जो है देख रहे हैं आपको, और जिस तरीके के कार्य कर रहे हैं आप, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं आप लोगों की छवि भी खराब हो रही है। ऐसा नहीं है, आज जो है जनता इतनी सजग हो रही है, जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर देखिए सबको दिख रहा था कि ये लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं।
मैंने भाजपा के प्रवक्ता से सवाल पूछा कि सत्यपाल मलिक जी जो है वो बार बार सबके सामने बोल रहे थे, लेकिन उस पर तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो जिस तरीके से बयानों से बज रहे थे, देखिए उनके ऊपर भी कितना प्रेशर डाला गया था। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार का प्रेशर होता है गवर्नर के ऊपर, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, क्योंकि गवर्नर के ऊपर, आपकी सरकार में गवर्नर के ऊपर प्रेशर था क्या? देखिए ये अच्छा, हमारी सरकार पे क्या, वर्तमान में इनकी सरकार है, केंद्र में नहीं, इनकी मैं पूछ रही हूँ, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हैं कि देखिए केंद्र सरकार का गवर्नर के ऊपर प्रेशर रहता है, आपकी सरकार में भी था क्या? बिल्कुल, सत्यपाल मलिक जी के वजह से ये कॉन्फिडेंस बढ़ा है। जब वो आकर मीडिया में इस तरीके के बयान दे रहे हैं तो सब तभी तो पता चल रहा है ना कि राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए जो अपॉइंटमेंट के लिए फाइल जो है वो पीएमओ के पास जा रही है। हम थोड़ी बोल रहे हैं, हमारी सरकारों में तो इस तरीके से कार्य नहीं होता था हमारी ये, लेकिन ये कहते हैं हम लोग तो कांग्रेस अच्छी राजनीति करते हैं, लेकिन जब सत्यपाल मलिक जी आकर बताते हैं कि राम माधव जी जिस तरीके से उनके बहुत सारे उदाहरण है लगातार, टीना जी, बहुत सारे उदाहरण है कांग्रेस के टाइम के, जो परतें खुलेगी तो फिर खुलती ही चली जाएगी, उन चीजों को छोड़ दीजिए। बहरहाल, लेकिन ये लोगों में तो गलत संदेश जा रहा है यहाँ पर। अश्विनी जी, क्या नहीं लगता कि लोगों में भी ये संदेश जा रहा है कि जहां पर आपकी सरकार है वहां पे तो सब बढ़िया है, लेकिन जहां पे आपकी सरकार नहीं है वहां इनडायरेक्टली रूल चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए गवर्नर को इस तरह के गवर्नर नियुक्ति कर दी जाती है जो बार बार कहीं ना कहीं सरकार जो है, राज्य सरकार जो है, उनको परेशान करे, हर जो फैसले लिए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाए, जिस तरह के आरोप लगते रहे हैं गवर्नर पे। देखिए, आरोप ही लगते रहे हैं। संजय जी बैठे हुए हैं और इन्होंने बार बार कहा कि हम लोगों ने सबसे ज्यादा झेला है। मैं वही का उदाहरण लेकर चलता हूं। अभी महामहिम उपराष्ट्रपति जी वहां के राज्यपाल हुआ करते थे। किस तरीके से वहां दंगे और हत्याएं, लूटपाट, मर्डर, आगजनी हो रही थी, उन्होंने जब रिपोर्ट दिया और मानवाधिकार आयोग के जज वहां भेजे गए तो वहां के जजों को किस तरीके से भगाया गया, जो लोग गए थे पूरे देश ने देखा। और उस पर अगर माननीय वहां महामहिम राज्यपाल जी कुछ बोल दे रहे थे, कोई एक्शन लेने की बात कर रहे थे, तो ये लोग क्या कर रहे थे कि राज्यपाल गलत है, राज्यपाल के खिलाफ आंदोलन। और आज देखिए, इस भ्रष्टाचार के लोगों में 2-3 बातें ऐसी हुई हैं कि वहीं पर चाहे इनके यहाँ वो 50 या 100 करोड़ का रुपया पकड़ा जाना, ममता जी के मंत्रिमंडल के वो थे, उसके बाद कई और हैं, आहा साहा है, कौन है, क्या क्या बहुत लोग हैं उसमें। इन लोगों ने जो जो कांड किया, अभी मैंने टीना जी के लिए बताया कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। आज जो गठबंधन बन रहा है, उस गठबंधन के एक एक दलों से, चाहे वो जम्मू से उठा लीजिए या कन्याकुमारी वाले को उठा लीजिए, सब पर आरोप है, लगभग सब जमानत पर छूटे हुए हैं। आज मामला ये है कि जब इनकी उस समय जब हम लोग विपक्ष में थे तो विपक्ष जो है, विपक्ष के ऊपर आरोप नहीं था, तब सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप रहता था कि सत्ता पक्ष के लोग बेईमानी और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और आज जो आरोप है विपक्ष, सत्ता पक्ष के ऊपर कोई आरोप नहीं है, सत्ता पक्ष एकदम फिट है, आज विपक्ष के ऊपर आरोप है। और एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ, सत्यपाल मलिक जी पर दो बार अरे अडानी पर रिपोर्ट आ गई, अब क्या जहाँ वो कर रही है, तमाचा पड़ गया राहुल गांधी पर। हिंडनबर्ग की सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, आप उसको भी नहीं मानेंगे। नहीं, राहुल जी पर करारा तमाचा पड़ा है अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर, तमाचा पड़ गया, फिर भी शांत नहीं हो रहा। सत्यपाल मलिक पर सुन लीजिए, सत्यपाल मलिक जी पे आइए ना आप। सत्यपाल मलिक पर आ रहा हूँ, तो हिंडनबर्ग ले आई, आज फिर हिंडनबर्ग ले आई, तमाचा पड़ने के बाद आज लेकर आई। सत्यपाल मलिक जी को मैं आज नहीं, जब वो गवर्नर के पद पर थे तो मेरा कहीं भी मैं आपको भेज दूंगा, मैं स्पष्ट बोलता रहा हूँ कि सत्यपाल मलिक जी जैसे ही गवर्नर के पद से हटे हैं, ये अचानक कहां से उनके ऊपर आ गया। कौन सा प्रधानमंत्री ढाबे से इनको फोन करेगा, और कितने जहाज थे इनके पास जो पुलवामा की बात किए थे ये, और उसके बातों पर लेकर चल रही है। गवर्नर के पास कौन से जहाज होते हैं, आज गवर्नर की बात हो रही है, मुख्यमंत्री के सलाह पर वो काम करते हैं, तो जो सरकारी प्रदेश सरकार के जहाज होते हैं वो उनके पास होते हैं, यानी कि वो जहाज भी नहीं मिलता उनको वहाँ। और जम्मू कश्मीर में तो जहाज ही नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ढाबे से प्रधानमंत्री उनको फोन करते हैं। इतना बड़ा कपट सत्यपाल मलिक जी करते, हिम्मत होती तो इस्तीफा देते,
उसी दिन नहीं, और कहते कि मैं चला, ये गलत हो रहा था। लेकिन क्यों नहीं, उनके कलेजे में दम नहीं था कि इस्तीफा दे और इस्तीफा देकर आकर बयान दे। और ये कांग्रेसियों को कुछ बोलना चाहता हूँ। ठीक है अश्विनी जी, देखिए ये कह रहे इस्तीफा लेने की तो हिम्मत ही नहीं है आप लोगों की, किससे इस्तीफा ले लिया? नहीं तो बयान क्यों दे रहे हैं? इस्तीफा देते अगर गलत हो रहा था, देशभक्त थे वो, पुलवामा हो गया, उनके इतना बड़ा कांड करा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए कि प्रधानमंत्री को ठीक है संजय जी। अभी जिस तरीके से आरोप अश्विनी जी ने हमारे ऊपर लगाए हैं, तो मैं कुछ इस पिछले 6 महीने का कुछ उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, पिछले 6 महीने का रिपोर्ट मैं आपको देता हूँ। मतलब जो है पुलिस के सामने, मीडिया के सामने अतीक अहमद और उसके भाई को गोलियों से भून दिया जाता है, राज्यपाल कुछ नहीं बोलते। कानपुर के अंदर जो है झोपड़ी में दिन दहाड़े जला दिया जाता है, झोपड़ी जला करके जो है माँ बेटी को मार दिया जाता है, राज्यपाल कुछ नहीं बोलते। अदालत के अंदर जज के सामने गोलियों से भून दिया जाता है, जज कुछ नहीं बोलते। ठीक है, यहाँ राज्यपाल मौन क्यों है? अश्विनी जी मैं आता हूँ, सुन, जल्दी जवाब भी लेंगे। बस्ती में जो है भाजपा के नेता एक बलात्कार करते हैं, राज्यपाल कुछ नहीं बोलते। रावण जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भीम से आर्मी के, उनको गोली मार दी जाती है, राज्यपाल कुछ नहीं बोलते। आज विधान परिषद जवाब दीजिए, यहाँ पे राज्यपाल क्यों नहीं बोलते हैं? वहीं पर क्यों बोलते हैं? जहाँ पे आपकी सरकार नहीं है वहाँ पे क्यों उनको ऐसा लगता है कि देखिए सरकार ठीक से काम नहीं कर रही, मतलब आपकी सरकार हर जगह ठीक से काम कर रही है? अश्विनी जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं, 10 सेकंड में जवाब दीजिए, मेरे पास वक्त की कमी है, जल्दी से। तुरंत जवाब देता हूं। देखिए, अगर बंगाल की घटनाओं से उत्तर प्रदेश की घटनाओं की बात करेंगे, 25 करोड़ का प्रदेश है, छिटपुट घटनाएं होती हैं और सब पर तुरंत अपने प्रदेश में हो तो छिटपुट है, दूसरे के प्रदेश में हो तो उसी पे हमला कर दिया जाता है। वहाँ राज्यपाल नहीं बोलेंगे पूरी बात, अरे पूरी बात ही नहीं आ रही है। दिन दहाड़े झोपड़ी में जो है जिंदा संजय भाई पूरी बात वो छिटपुट है इनके लिए। कोई ऐसा अपराध नहीं है जितना इन्होंने गिनाया है उसमें अपराधी 2-3 दिन के अंदर गिरफ्तार न हुए हो। बंगाल का कौन सा अपराधी गिरफ्तार हुआ है? सारे टीएमसी के लोग। आज जो है कांग्रेस कह रही है कि चोरों की पार्टी है, हम नहीं कह रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। नहीं सर, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन अगर राज्यपाल राजनीति से प्रेरित होंगे तो सवाल उठेंगे, और सवाल उठेंगे तो जनता में भी संदेश जाएगा जो कि सही नहीं है, और साफ तौर पे ये भी कहा जाएगा कि क्या राज्यपाल जो फैसले ले रहे हैं वो संवैधानिक दायरे में रहकर ले रहे हैं क्या? ये सवाल तो उठेंगे और ये सवाल पूछे भी जाएंगे जिसका जवाब आप लोगों को देना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।